हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। जेस्टॉल थेरेपी से स्टार्ट करेंगे आज। ये भी ह्यूमनिस्टिक आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड है जेस्टॉल थेरेपी। इसके फाउंडर हैं फ्रिट्ज पर्ल्स। और इनका ये मानना था कि जो लोगों की प्रॉब्लम है वो इस वजह से होती है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी है अपनी पर्सनालिटी की जो छुपा के रखना चाहते हैं। So he believed that people's problem often stemmed from hiding important parts of their feelings. तो कुछ ऐसे important parts हैं उनकी feelings के जो वो छुपा के रखना चाहते हैं, इस वजह से उनको problems develop होती हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, उससे कुछ अलग है उनकी फीलिंग्स, या उससे उनकी पर्सनालिटी में कुछ अलग है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, तो वो उनको फिर एक फॉल्स मास्क पहन के घूमना पड़ता है। फॉल्स मास्क का मतलब है कि वो चीज़ छुपानी पड़ती है जो उनकी पर्सनालिटी में है, जो लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे इफ सम पार्ट ऑफ person's personality, for example, is in conflict with what society says is acceptable। कोई ऐसा पार्ट है उनकी पर्सनालिटी का जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए एक्सेप्टेबल, सो द पर्सन माइट हाइड दैट एस्पेक्ट बिहाइंड अ फॉल्स मास्क। तो फिर वो उसको उस पर्सन को एक फॉल्स मास्क पहनना पड़ता है ताकि सोशली एक्सेप्टेबल लगे वो। जैसे रॉजर्स की थ्योरी में हमने रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ पढ़े थे, वैसे ही इनके केस में ये फॉल्स मास्क की बात कर रहे हैं कि एक जो रियल सेल्फ है उसको छुपाने के लिए फॉल्स मास्क पहन लेते हैं। So in Gestalt theory, a person experiences unhappiness and maladjustment when the inner self does not match with the mask। तो अगर उस पर्सन की इनर सेल्फ अलग है और आउटर सेल्फ अलग है जो लोगों को वो दिखा रहा है, तो उस वजह से उसको अनहैप्पीनेस और मैल एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम आती है। सो जेस्टॉल थ्योरी में क्या है, द टू थेरेपीज टाइप्स आर सिमिलर बिकॉज दे आर बोथ बेस्ड इन ह्यूमैनिज्म। ये दोनों ही, जो रॉजर्स की थ्योरी थी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और जो जेस्टॉल की थ्योरी है, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही ह्यूमैनिज्म पे बेस्ड है। रॉजर्स की थ्योरी में क्या था, वो ज़्यादा नॉन डायरेक्टिव थी। नॉन डायरेक्टिव मतलब पर्सन सेंटर्ड थेरेपी थी वो, जिसमें क्लाइंट खुद ही अपने आप से अपनी प्रॉब्लम्स को समझता है और उसको थेरेपिस्ट सिर्फ गाइड करता है, तो वो नॉन डायरेक्टिव थी। जेस्टॉल्ट थेरेपी बहुत डायरेक्टिव थेरेपी है। इसमें क्लाइंट्स के साथ कन्फ्रंट किया जाता है, मतलब कि कन्फ्रंट करना मतलब किसी के सामने बैठ के उससे बातचीत करना, और जो भी क्लाइंट बोलता है उससे रिलेटेड उसको कन्फ्रंट करते हैं। दिस मीन्स दैट a gestalt therapist does not more than simply reflect back client statement. Instead, a gestalt therapist actually leads clients through a number of planned experiences। तो जैसे रॉजर्स की थ्योरी में हमने पढ़ा था, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में, कि वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन की तरह काम करते हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स अगर किसी क्लाइंट ने कोई बात बोली है तो उसी बात को वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल तरीके में वापस बोल के क्लियर करते हैं कि क्लाइंट के बोलने का मीनिंग ये था। बट यहाँ पे वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन की तरह काम नहीं करते, सिर्फ एक गाइडेंस की तरह काम नहीं करते हैं। जेस्टॉल्ट थेरेपिस्ट एक्चुअली क्लाइंट को लीड करते हैं एक प्लान्ड एक्सपीरियंसेस के थ्रू। उनका गोल होता है कि उनको क्लाइंट्स को कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस कराए जाएं जिससे अपने बारे में उनको क्लैरिटी आ जाए क्लाइंट को। तो यहाँ पे ये थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं थेरेपी में। ये सिर्फ क्लाइंट बेस्ड थेरेपी नहीं है, पर्सन बेस्ड नहीं है कि सिर्फ क्लाइंट ही कर रहा है जो कर रहा है। यहाँ पे थेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, वो उसको कन्फ्रंट करता है और वो क्लाइंट को हेल्प करता है ज़्यादा अवेयर बनने में, अपनी फीलिंग्स को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, जो भी उसकी चॉइसेस हैं लाइफ में, अभी की, प्रेजेंट की या पास्ट की, उसको लेके थेरेपिस्ट यहाँ पे उसको कन्फ्रंट करता है, उसको बताता है, उसको हेल्प करता है। तो ये थोड़ी सी डायरेक्टिव है, मतलब डायरेक्ट रोल है थेरेपिस्ट का इसमें। सो दिस इंक्लूड अ डायलॉग। डायलॉग मीन्स दोनों बात कर रहे हैं आपस में, ये नहीं है कि सिर्फ क्लाइंट ही बोल रहा है और थेरेपिस्ट उसको रिपीट कर रहा है। डायलॉग मीन्स क्लाइंट के साथ साथ थेरेपिस्ट उससे बात कर रहा है, प्रॉपर कन्वर्सेशन हो रही है
that clients have their own conflicting feelings in which clients actually argue both sides of the feelings. तो क्लाइंट को क्या करना है, अपनी खुद की फीलिंग्स के साथ आर्ग्यू करना है. आर्ग्यू मीन्स वो कुछ बोल रहा है, फिर उसके साथ उसको उसके अगेंस्ट, उसके फॉर दोनों साइड से बोलना होता है क्लाइंट को. जैसे क्लाइंट में टॉक विद एन एम्प्टी चेयर टू रिवील हिज ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड द पर्सन प्रेजेंटेड बाय द चेयर, or take on the role of a parent or other person with whom they have a conflict. So the client can see things from the other's point of view. तो यहाँ पे जैसे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे एम्प्टी चेयर सामने रखी हुई है, एक खाली चेयर है जिससे ये क्लाइंट बैठ के बात कर रहा है. तो चेयर से क्यों बात कर रहा है, क्योंकि एम्प्टी चेयर एक तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रही है जिस पर्सन से उस क्लाइंट को प्रॉब्लम है, जिसके साथ भी वो, सपोज किसी क्लाइंट को अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, वो पेरेंट्स के साथ बहस नहीं कर पाता या उसके साथ वो अपने फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाता, तो वो एम्प्टी चेयर को एज अ पेरेंट बना के उसके साथ बात करेगा और वो उसकी तरफ से भी समझने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ से भी बोलेगा, ताकि यहाँ पे उसको दोनों साइड से परसेप्शन उसकी क्लियर हो जाए कि दोनों की तरफ से क्या फीलिंग्स हैं. So, the Gestalt therapist pays attention to the body language as well as the events going in the client's life at the time of therapy. तो इस टाइम पे थेरेपिस्ट क्या करता है, थेरेपिस्ट जैसे ये क्लाइंट है जो एम्प्टी चेयर से उस टाइम बैठ के अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, बात कर रहा है, उसको मन में जो आ रहा है वो उसको बोल रहा है, तो क्लाइंट उस टाइम पे कर रहा है, तो थेरेपिस्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करेगा, बॉडी लैंग्वेज पे अटेंशन देगा कि वो कितना नर्वस है या कितना एग्रेसिव है, किस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, प्लस वो जो बात कर रहा है उस टाइम पे उसकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, उन सब चीज़ों पे थेरेपिस्ट का काम है ध्यान देना. और यहाँ पे फोकस पास्ट से ज़्यादा प्रेजेंट पे है. मतलब जेस्टॉल्ट थेरेपी फोकसेस ऑन डिनाइड पास्ट. डिनाइड पास्ट का मतलब है जो चीज़, जो बात नहीं करना चाहते जो लोग अपने पास्ट के बारे में, उसको क्यों ऐसा है, क्यों अपने पास्ट को वो डिनाई कर रहे हैं, क्यों उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे, ये जेस्टॉल्ट थेरेपी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है इंस्टेड ऑफ हिडन पास्ट. हिडन का मतलब तो वो हो गया कि कुछ चीज़ें जो हमारे माइंड में है ही नहीं, हम भूल चुके हैं, उसको अंदर से निकालना पड़ रहा है अनकॉन्शियस माइंड से, वो हिडन है. डिनाइड पास्ट का मतलब है कि जो चीज़ें हमें पता है लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते. So Gestalt therapists do not talk about the unconscious mind. They believed everything is conscious, but that is possible for some people to simply refuse to own up. मतलब ऐसा नहीं है, जेस्टॉल्ट कह रहे हैं कि हर चीज़ जो है हम भूल चुके होते हैं, काफ़ी चीज़ें हमें याद होती है लेकिन हम उस बारे में बात नहीं करना चाहते. तो जेस्टॉल्ट थेरेपिस्ट इस पर्सन को, अपने क्लाइंट को एनकरेज करता है कि उस बारे में बात करो जिसके बारे में तुम्हें बात नहीं करने का मन करता है, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में कॉन्फ्लिक्ट है. तो सामने चेयर रखिए, आप इससे वो सारी बातें करो जो आप जनरली अवॉइड करते हो, और मैं आपकी जो थेरेपिस्ट है वो बॉडी लैंग्वेज देखेगा. By looking at the body language, feelings both stated and unstated, the events in the life of the client, the therapist gets a gestalt whole picture of the client. अब यहाँ पे जेस्टॉल्ट का क्या मतलब है, जेस्टॉल्ट थेरेपी क्यों बोलते हैं? जेस्टॉल्ट का मतलब होता है होल पिक्चर, पूरे तरीके से देखना, एक पूरी कंप्लीट इमेज होनी किसी चीज़ की. तो जैसे अब यहाँ पे वो क्लाइंट बात कर रहा है तो उसकी बातों में जो भी थेरेपिस्ट को समझ में आएगा सुन के, उसकी जो भी वो अपने चेयर को, जैसे चेयर को पेरेंट मान के अगर वो बात कर रहा है तो वो अपने बचपन की बात उससे करेगा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, आप मेरे को ऐसे नहीं करते थे. वो अपनी सारी बातें जो कर रहा है वो थेरेपिस्ट सुन रहा है. उसके अलावा वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देख रहा है. तो ये सारी चीज़ें देखता है तो उससे थेरेपिस्ट को एक जेस्टॉल्ट पिक्चर नज़र आती है. दैट मीन्स एक कंप्लीट पिक्चर नज़र आ जाती है क्लाइंट के मन में क्या चल रहा है और क्या इशू है क्लाइंट की लाइफ में. तो इस तरीके से क्लाइंट को थेरेपिस्ट एनकरेज करता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालो, बात करो, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है. सब कुछ जो भी तुम्हें याद है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, इनको लगता है जेस्टॉल्ट थेरेपिस्ट ये सोचते हैं कि
सब कुछ हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है, हम सिर्फ उसको बोलना नहीं चाहते। तो यहाँ पे गाइड करने की बजाय थोड़ा सा कन्फ्रंट कर रहे हैं कि तुम छुपा रहे हो। थेरेपिस्ट कह रहे हैं कि तुम अपनी फीलिंग्स छुपाते हो, तुम्हें नहीं छुपानी है, तुम्हें वो बोलना है। तो एक तरीके से सीधा सीधा उसको डायरेक्टली उसको बोला जा रहा है कि तुम्हें क्या करना है, और वो उसको कन्फ्रंट करने के लिए बोलते हैं कि अपनी फीलिंग्स के साथ कन्फ्रंट करो। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका है क्लाइंट को फेस करके कोई चीज़ बोलने का। जबकि पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में हमने देखा था कि वो नॉन डायरेक्टिव है, वो जो उतना जितना सिर्फ क्लाइंट बोल रहा है उसी को रिपीट कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे क्लाइंट को थोड़ा सा परसुएट किया जा रहा है कि आप अपनी पूरी बात बाहर निकालो जो आपके मन में। सो इसकी इवैल्यूएशन क्या है? अब इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज हैं। तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज हैव बीन यूज्ड टू ट्रीट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब इसमें लोगों के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अलावा करियर चॉइसेस बनाने में भी हेल्प करी है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में। अपनी वर्क प्लेस प्रॉब्लम के साथ डील करने में भी हेल्प करी है, काम में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है अगर, मैरिज काउंसलिंग में भी हेल्प होती है। तो एक तरीके से ये जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हैं दोनों, जैसे जो रॉजर्स की थी और जेस्टॉल्ट वाली जो है, दोनों ही एक बहुत प्रैक्टिकल टाइप ऑफ थेरेपीज हैं जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में काम आ सकती हैं। क्योंकि सारी ऐसी नहीं है, कुछ थेरेपीज ऐसी हैं जैसे साइको एनालिसिस, वो सिर्फ डिसऑर्डर्स के लिए हैं, लेकिन पर्सन सेंटर थेरेपी और जेस्टॉल्ट थेरेपी इस टाइप की थेरेपीज हैं जो आपके डे टू डे प्रॉब्लम्स में काम आ सकती है। There's nothing that therapist says that the client has not already said, so the therapist runs a lower risk of misinterpretation. तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में क्या कह रहे हैं कि क्लाइंट जो बोलता है उसी को वो रिपीट करता है, तो मिस इंटरप्रिटेशन का कोई रिस्क नहीं होता उसमें कि शायद क्लाइंट ने कुछ मिस इंटरप्रेट कर लिया या थेरेपिस्ट ने कुछ मिस इंटरप्रेट कर लिया। तो ऐसा कुछ कन्फ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि वो जो भी क्लाइंट बोलता है थेरेपिस्ट उसको रिपीट करता है। Unfortunately, humanistic therapies have several of the same drawbacks as Freudian psychoanalysis. अब कुछ drawbacks इसके वही हैं जो फ्रॉइड के psychoanalysis में भी थे। वो drawbacks क्या है? There is a little experimental research to support the basic ideas. अब किस बेस पे ये थ्योरी बनी है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कम हुए हैं, और पीपल मस्ट बी इंटेलिजेंट, वर्बल एंड एबल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। प्लस एक चीज़ यहाँ पे और है कि जो भी क्लाइंट है ना वो वर्बल होना चाहिए, उसको बात करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये थेरेपी बिल्कुल ही बात करने के ऊपर बेस्ड है। तो जो क्लाइंट है वो इंटेलिजेंट हो, उसको समझ में आता हो कि मुझे बात करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है। तो इस टाइप से थोड़ा सा क्लाइंट भी थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप का होना चाहिए, तब ये थेरेपी उसके लिए काम करेगी। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे जिनको साइकोटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी तो रियलिटी टोटली डिस्टॉर्टेड होती है, जो इस तरीके से बात नहीं कर सकते रियल में बैठ के, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं जैसे, उनके लिए ये थेरेपी जो है वो प्रैक्टिकली गुड ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बात भी करेंगे तो वो एकदम अनरियल और डिस्टॉर्टेड रियलिटी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उनकी तो रियलिटी पूरी डिस्टर्ब्ड होती है। तो इसलिए ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रियल में बहुत ही अवेयर है और उनको पता है कि उनकी कौन सी फीलिंग्स है जो वो छुपाते हैं। तो इसलिए ये थेरेपी थोड़ी सी लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए आ जाती है। तो हमने जो थेरेपीज़ पढ़ी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में, उसमें साइकोथेरेपी देखी थी और दूसरी देखी थी बायोमेडिकल थेरेपी। उसके बाद हमने देखा कि जो मॉरल ट्रीटमेंट है मेंटल इल पीपल की, वो फिलिप पिनेल ने स्टार्ट करी थी फ्रांस में। उससे पहले बहुत ज़्यादा उनको हार्श ट्रीटमेंट की जाती थी। उसके बाद फ्रॉइड की साइको एनालिसिस में हमने टेक्निक पढ़ी, उसके अंदर ड्रीम इंटरप्रिटेशन आ जाता है, फ्री एसोसिएशन। साइकोडायनेमिक में क्या था कि जो नियो फ्रॉइडियंस थे उन्होंने उसी टेक्निक को थोड़ा सा अपने तरीके से चेंज कर लिया था। और इंटरपर्सनल थेरेपी भी साइकोडायनेमिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, जिसमें इंटरपर्सनल रिलेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद आई पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी कार्ल रॉजर्स की ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज बेस्ड है, जिसमें ज़्यादा फोकस जो होता है वो पर्सन पे, क्लाइंट पे होता है। उसको क्लाइंट ना बोल के पर्सन बोला जाता है, और सारी चीज़ें वो थेरेपिस्ट सिर्फ गाइड करता है, बाकी पूरी थेरेपी में क्लाइंट ही होता है मेन, जिसका सारा रोल होता है।
फिर आता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में जेस्टॉल थेरेपी, जो फ्रिट्स पर्ल्स जिन्होंने फाउंड करी थी ये थेरेपी, और उनकी भी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बेस्ड है, क्योंकि इसमें वो एक हिडन सेल्फ और एक मास की बात करते हैं जो हम बाहर सोसाइटी में दिखाते हैं अपनी सेल्फ। प्लस ये बोलते हैं कि ये थोड़ी सी डायरेक्टिव थेरेपी है, यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो डायरेक्ट क्लाइंट को बोलता है अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। और एम्प्टी चेयर टेक्निक इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग टेक्निक क्या है? क्लाइंट सेंटर्ड विद अ ट्विस्ट। एक मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होती है क्लाइंट सेंटर्ड में, जिसका गोल होता है कि वो एम्बिवेलेंस रिड्यूस करे अबाउट चेंज एंड इंक्रीज इंट्रिंसिक, अपने अंदर की इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इंक्रीज करे रेदर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं अभी तक, और इसका क्विज अब देख लेते हैं। तो क्विज में पहला क्वेश्चन है, साइकोथेरेपीज दैट अटेम्प्ट टू चेंज डिसऑर्डर्ड बिहेवियर डायरेक्टली आर नोन एज डैश थेरेपी। तो जो साइकोथेरेपीज हैं जो डायरेक्टली बिहेवियर चेंज करने पे अटेम्प्ट करती है डायरेक्टली, उनको कौन सी थेरेपी बोला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्शन थेरेपी, बिकॉज एक्शन थेरेपी इंसाइट नहीं क्रिएट करती है, डायरेक्टली बिहेवियर चेंज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है, इन द 16th century purging or dash was sometimes used as the means to rid the body of physical impurities so that the person mind and soul could improve. So 16th century में जो पुराने मेथड्स यूज़ किए जाते थे जिसमें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे लोगों को, तो उसमें वो पर्जिंग और डैश टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज़ करते थे, तो उसमें आपके आ जाएगा स्पिरिचुअल क्लेंजिंग आंसर है, क्योंकि स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का मतलब है उनको ऐसा लगता था कि उनकी जो सोल है वो डर्टी सोल खराब हो गई है, गंदी हो गई है, उसको साफ करने की ज़रूरत है, तो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग आ जाएगा। वैसे तो इसमें सारी चीज़ें ही आती हैं, आइस बेथिंग भी आता है, ब्लड लेटिंग भी आता है, बीटिंग भी आता है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी वैसे तो। Next is question number 3. In dash, a psychoanalyst encouraged the patient to talk about whatever came to mind. तो एक फ्री एसोसिएशन टेक्निक होती है जिसमें एक साइको एनालिस्ट जो होते हैं, साइको एनालिसिस की टेक्निक है ये, जिसमें वो बोला जाता है क्लाइंट को कि जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर टू ट्रेडिशनल साइको एनालिसिस मॉडर्न साइकोडायनेमिक थेरेपी इज। तो जो ट्रेडिशनल साइकोएनालिसिस थेरेपी थी वो थोड़ी सी लेस डायरेक्टिव थी, मॉडर्न साइकोडायनेमिक थोड़ी सी ज़्यादा डायरेक्टिव है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5, ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज आर डिफरेंट फ्रॉम साइकोएनालिसिस बिकॉज द ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज आर। तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में दोनों आ जाती हैं, जेस्टॉल भी आ जाती है और कार्ल रॉजर्स की भी आ जाती है, तो उसमें आंसर होगा फोकस्ड ओनली ऑन दी कॉन्शियस थॉट्स एंड बिहेवियर, क्योंकि वो अनकॉन्शियस के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, तो वो कॉन्शियस थॉट्स पे फोकस करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रॉजर्स पर्सन थेरेपी? कौन सा ऐसा है जो उसमें नहीं था? तो ये ए आएगा, कंडीशनल, क्योंकि उनके में अनकंडीशनल है। पॉजिटिव रिगार्ड अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशनल नहीं। कंडीशनल तो मतलब आप किसी कंडीशन पे ही पॉजिटिव रिगार्ड दोगे, अनकंडीशनल मतलब हर तरीके से पॉजिटिव रिगार्ड दोगे, कोई भी कंडीशन हो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ थेरेपी मेक्स द ग्रेटेस्ट यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज? तो जेस्टॉल थेरेपी है जो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जब वो क्लाइंट एम्प्टी चेयर से बात कर रहा होता है तो जेस्टॉल थेरेपिस्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करता है। बॉडी लैंग्वेज से उसको आइडिया लगता है कि किस तरीके से जो क्लाइंट है वो उसकी क्या एक जेस्टॉल पिक्चर मिल जाती है, मतलब एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है। तो इसके आगे जेस्टॉल थेरेपी के बाद अब हमारी बिहेवियर थेरेपी आएगी, जिसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।